आपने जरूर सुना होगा कि हर देश का समाज जो है वो दो वर्गों में बटा होता है, अमीर और गरीब, विकसित और विकासशील। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि जिस धरती पर हम रहते हैं वहां पर भी यही वाला वर्गीकरण लागू हो गया है? जवाब है हां। हमारी पृथ्वी भी अब दो टुकड़ों में बट चुकी है। एक टुकड़ा है ग्लोबल नॉर्थ का, दूसरा ग्लोबल साउथ का। ग्लोबल नॉर्थ यानी वो जो अमीर हैं, विकसित हैं, शक्तिशाली देश हैं, जहां पर चमकती सड़कें हैं और जहां पर बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलता है, जहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, हर वो चीज है जहां पर लाइफ को वैल्यू दी जाती है। ये वो देश है जिन्हें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है। इनका मुखिया है अमेरिका, जो न केवल खुद नेतृत्व करता है बल्कि बाकियों को भी अपने इशारे पर नचाता है। उसकी नीतियां, उसकी राजनीति, उसकी प्राथमिकताएं, सब कुछ ग्लोबल नॉर्थ की दशा दिशा तय करती है। लेकिन अगर बात ग्लोबल साउथ की जाए तो यहां पर वो देश आते हैं जहां भूख आज भी एक आंकड़ा नहीं बल्कि हकीकत है, शिक्षा आज भी एक सपना है और विकास एक अधूरा वादा। ये ग्लोबल साउथ के देश है जहां गरीबी है, समान अवसर नहीं मिलते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ग्लोबल नॉर्थ की तरह ग्लोबल साउथ में कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं है। कोई ऐसा देश नहीं है जो अमेरिका की तरह सर्वमान्य हो, जहां पर सारे देश एक देश की बात मानकर नीतियां अपना लें। चीन ने कोशिश बहुत की कि वो ग्लोबल साउथ का नेता बन जाए ताकि दुनिया में सीधा मुकाबला जो है वो अमेरिका और चीन का हो जाए। इसके लिए उसने रणनीतियां भी अपनाई, डेप्थ डिप्लोमेसी। चीन ने इन तमाम देशों के साथ बड़े बड़े समझौते किए, निवेश के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और फिर इन देशों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया ताकि वो चीन को अपना मार्गदर्शक, अपना गॉडफादर मान ले। लेकिन चीन की चालाकी लंबी नहीं चल पाई। उसने पैसा तो खर्च किया, लेकिन पैसा उसे सर्वमान्य लीडरशिप नहीं दे पाया। आज भले ही कई देशों की अर्थव्यवस्था चीन के कर्ज के बोझ तले दबी हो, लेकिन इनमें कोई भी देश ऐसा नहीं है जो दिल से चाहता हो कि चीन उसे रिप्रेजेंट करे, क्योंकि दुनिया इस बात को जानती है कि चीन की नीति मदद की नहीं, दबाव की होती है। वो सहयोग नहीं, नियंत्रण चाहता है। वो स्वार्थ से प्रेरित होकर गरीब देशों की मजबूरी का फायदा उठाता है और इसी वजह से ग्लोबल साउथ के देश उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव मानने से बचते हैं। चीन के बाद अगर बात की जाए इस क्षेत्र की, तो जो सबसे बड़ा और संभावनाशील देश है वो भारत है। फर्क सिर्फ आकार या जनसंख्या का नहीं, सोच का भी है, क्योंकि भारत जब मदद करता है तो बिना स्वार्थ करता है। वैसे ही जैसे हमने 1971 में बांग्लादेश की थी, वैसी ही मदद जैसे हम आए दिन श्रीलंका या नेपाल ही करते हैं, बिना किसी दबाव के। हम दोस्ती को लेन देन का नहीं बल्कि संबंध मानते हैं। भारत ने कोविड महामारी के समय भी जिस तरह से वैक्सीन से लेकर दवाइयों की सहायता की, वो सिर्फ मानवीयता का परिचय नहीं था, नेतृत्व की भाषा भी थी। भारत ने बार बार यह साबित किया कि ग्लोबल साउथ की आत्मा के साथ खड़ा है, उसके हित में खड़ा है। और शायद यही वजह है कि आजादी के बाद से इस हिस्से में भारत इकलौता देश है जो दुनिया में एक बड़ी शक्ति के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा है। दरअसल इस हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब घाना, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया और त्रिनिदाद और टोबैको जैसे 5 देशों की ऐतिहासिक यात्रा की, तो सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं थी, बल्कि भारत की वैश्विक मजबूती का एक मजबूत और प्रभावशाली प्रमाण थी। इन देशों में से 4 की संसद को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और इस तरह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। अब तक पीएम मोदी ने 17 देशों की संसद में भाषण दिया। यह आंकड़ा केवल उनके नाम है। इससे पहले भी आजाद भारत के कई प्रधानमंत्री, जिसमें पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने भी 17 बार विदेशी संसदों को संबोधित किया था। वैसे जो हम आंकड़े आपको बता रहे हैं, ये सिर्फ आंकड़े या भाषणों की संख्या नहीं है, ये उस प्रभाव की गवाही है जो भारत आज वैश्विक मंच पर छोड़ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की सबसे लंबी यात्रा थी और इस दौरान चारों देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा। ये कोई औपचारिकता नहीं, ये सम्मान एक संकेत रहा कि आज ग्लोबल साउथ के देश भारत को अपना सच्चा प्रतिनिधि मानते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को अब तक 27 देशों के द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। सवाल आज चीन को परेशान कर रहा है कि चीन जब दुनिया भर में कर्जा बांट रहा है, उस वक्त भारत को इतना मान सम्मान दुनिया में क्यों मिल रहा है? क्यों भारत को बार बार दुनिया की संसद में बुलाया जाता है और क्यों भारत आज ग्लोबल साउथ की आवाज बनता जा रहा है? इसका जवाब शायद भारत की वैश्विक कूटनीति है, जो केवल बैठकों और समझौतों तक नहीं रही। ये भरोसे, सम्मान और साझेदारी की कूटनीति बन चुकी है। भारत आज मदद करता है, वो शर्तें नहीं थोपता, नेतृत्व करता है, लेकिन चीन की तरह दबाव नहीं बनाता। और यही फर्क है जो भारत को चीन से अलग करता है और भारत को आज एक ग्लोबल पावर के तौर पर, हमारे देश को एक ग्लोबल शक्ति के तौर पर और पीएम को एक बड़े नेता के तौर पर दुनिया में स्थापित करता है।
जब पश्चिमी देशों की फार्मा कंपनियां अफ्रीका के गरीब देशों के साथ वैक्सीन को लेकर समझौता करना चाहते थे, तब भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के कई देशों को वैक्सीन भेजी। इनमें वैक्सीन के 6 लाख मुफ्त टीके घाना को भी भेजे गए थे और इस बार भी भारत घाना को वैक्सीन के हब के रूप में विकसित कर रहा है। ब्राजील से लेकर सऊदी अरब, अफगानिस्तान, यूएई, बहरीन, रशिया, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, फ्रांस और नामीबिया तक इन देशों के साथ भारत ने न सिर्फ व्यापारिक समझौते किए बल्कि इनका जो पोटेंशियल है उसे भी समझा। इन देशों में निवेश किया, इन देशों के साथ साझेदारी बढ़ाई और कूटनीति के साथ दुनिया को यह महसूस कराया कि भारत एक ऐसा देश है जो हर वक्त मदद के लिए तैयार रहता है और हम किसी भी देश को चीन की तरह कम कर नहीं आते। दोस्ती में हम उन्हें पूरा सम्मान देते हैं। ग्लोबल साउथ के कई ऐसे देश हैं जो कभी भारत की तरह उपनिवेशवाद की जंजीरों में जकड़े रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे। शायद इस साझा पीड़ा ने भारत और इन देशों को जोड़ा है। भारत ने भी कभी इन देशों को छोटा, गरीब या पिछड़ा नहीं माना। हमने हमेशा उन्हें बराबरी का दर्जा दिया, उन्हें सम्मान दिया और एक सच्चे मित्र की तरह हर कदम पर साथ खड़े रहे। हमने चीन की तरह कर्ज देकर दबाव नहीं बनाया, हमने कोई राजनीतिक चंगुल नहीं बना। हमने वैक्सीन मैत्री की, तकनीक साझा की, विकास में साथ दिया और बिना किसी अहंकार या दिखावे की मदद की। भारत ने कभी दुनिया को एहसान नहीं जताया बल्कि एक बड़े भाई की तरह व्यवहार किया जो मुसीबत में चुपचाप पूरी ताकत से खड़ा रहता है। और यही वजह है कि ग्लोबल साउथ के देशों के दिल में आज भारत के लिए खास जगह है और यही बात भारत को इन देशों के बीच प्रभावशाली बनाता है। सबसे अहम बात यह है कि भारत ने कभी दुनिया में गुटबाजी की राजनीति नहीं की। भारत किसी ब्लॉक की कठपुतली नहीं रहा। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। जब ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत की भूमिका को कम करके आंका जाने लगा और ऐसा लगने लगा कि ये मंच सिर्फ पश्चिमी देशों का विरोध करने तक सिमट जाएगा, तब भारत ने अपनी कूटनीति से उसकी दशा दिशा बदल दी। भारत ने ब्रिक्स के मंच से 2 बड़े और ठोस मुद्दे उठाए। पहला आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का और दूसरा दुर्लभ खनिजों पर चीन की दादागिरी को चुनौती देने का। चीन ने जब इन खनिजों के निर्यात पर रोक लगाई तब भारत ने घाना और नामीबिया जैसे देशों से बातचीत करके साफ किया कि भारत किसी पर निर्भर नहीं है। हम संकल्प खोजेंगे, रास्ता बदलेंगे, जरूरत पड़ी तो नया रास्ता भी बनाएंगे। ये वो सोच है आत्मनिर्भर जो भारत को आज दुनिया में एक उभरती महाशक्ति की पहचान दिलाती है। प्रधानमंत्री के इन विदेश दौरों का मतलब सिर्फ यात्राओं और भाषण का सिलसिला नहीं था। ये भारत की नीतियों, नेतृत्व दृष्टिकोण का प्रदर्शन था। दौरा ग्लोबल साउथ के साथ रिश्तों को मजबूत करने वाला था। पहले हम अपने जैसे देशों का भरोसेमंद साथी बने, उनकी आवाज बने और फिर दुनिया के सामने उनका मार्गदर्शन करें। इन दौरों ने साथ दिया कि भारत अब सिर्फ हिस्सा नहीं है बल्कि नेतृत्व के केंद्र में भी है और यही फर्क आज चीन को परेशान कर रहा है और यही फर्क धीरे धीरे भारत को एक बड़ी वैश्विक शक्ति के तौर पर दुनिया में ला रहा है जिस पर हम सभी भारतवासियों को आज गर्व होना चाहिए।